हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। आज हम लोग सोशल साइंस का दूसरा जो वीडियो है यानी हिस्ट्री का दूसरा वीडियो यानी सीबीएसई जो सेशन न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है उस न्यू सेशन में 22-23 के लिए जो एग्जामिनेशन देने वाले जो क्लास 10th के स्टूडेंट है उस क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री का सेकंड डे है, सेकंड वीडियो है। यानी एक इंट्रोडक्शन जो हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उस इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा है कि जो नेशनलिज्म इन यूरोप है ये चैप्टर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है और आपने देखा अभी तक आपने सीखा कि कैसे राष्ट्रवाद की परिभाषा यूरोप के कंट्री में डेवलप हुई और इसका सबसे अहम रोल जो है वो फ्रांस को जाता है, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन को जाता है, फ्रांस की क्रांति को जाता है। 9th क्लास के ही चैप्टर से हम लोग हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर को। ये मैं अक्सर बताता हूँ, इस बार भी वही बात है कि आप इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की सोसाइटी जो थी, समाज था, उसके जो हिस्से में बंटना और फिर डेवलपमेंट की भूख जगना यूरोप में जो देख करके कि कैसे फ्रांस डेवलप हो रहा है, उसी तरह से रेस्ट ऑफ यूरोप के कंट्री भी अपनी डिमांड को अपने राजा के सामने रखा और किस तरह से वहाँ की व्यवस्थाएं बदली, उस व्यवस्था में इस चैप्टर में खासा इम्पोर्टेंट दर्शाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं आपके अगले सेशंस में जो लास्ट पार्ट जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे। अभी इसके पहले का सेशन था, दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इशूज विजुअलाइज्ड बाय सॉरी इन फिगर 1। यानी कहने का मतलब है कि चैप्टर स्टार्ट हुआ और फ्रेडरिक सॉरी जो चित्रकार था फ्रांस का, उसने बनाया, उस चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश किया कि यूरोप की जो राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अस्थिरता थी वो समाज में किस हाशिए तक चला गया है, ये सबसे खासा इम्पोर्टेंस है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, और मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, 19वीं शताब्दी का जो कार्यकाल है 1801 से लेकर के 1900 तक का होता है। 1801 1801 to 1900, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द नहीं आप पूरा का पूरा 100 हुआ, आप इसको जोड़िए तो सही। 1801 से 1900 होता है, ठीक है, इतना मैथ कमजोर मेरा नहीं है। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस। राष्ट्रवाद जो है किस तरह से उभरा, यानी जब तक किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश के लिए लोगों के प्रति प्रेम नहीं उभरता है, लोगों को प्रेम जागृत नहीं होती है, उस राष्ट्र की सीमाएं अक्षुण्ण नहीं रहेगी, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैटर है। स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो यूरोप का जो बहुत बड़ा जो डायनेस्टिक एम्पायर का मतलब मैं बता दूँ आपको, मल्टीनेशनल का मतलब जनरल भाषा में जो मल्टीनेशनल है वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है या बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो एक कंपनी का ब्रांड बहुत सारे देशों में हो। आप एग्जांपल टाटा का ले सकते हैं, टाटा भारत में नहीं बहुत सारे कंट्री में है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की सुने होंगे तो IBM का नाम ले लीजिए, अमेरिका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। उसी तरह से इन्फोसिस है, उसी तरह से महिंद्रा है, बहुत सारे कंपनियाँ हैं। एप्पल है, एप्पल की ब्रांचेज अलग अलग कंपनीज हैं, फॉक्सवैगन है, टेस्ला कंपनी है। तो ये सब जो है दुनिया के बहुत सारे देशों में होने के कारण ये MNC हो गया, मल्टी नेशनल हो गया। अब आपको मैं समझा दूं, इस मल्टीनेशनल में यहाँ पर जो मल्टीनेशन स्टेट का क्या कंडीशन है, ये हो गया कि लोगों की जो सोच थी और जो राजतंत्र की व्यवस्थाएं थी कि राजा का बेटा राजा और फिर उसका बेटा राजा और फिर उसका बेटा राजा, ये मोनार्क सिस्टम चलते आ रहा है। बीच में जो भी प्रजा है, अब हाँ बिल्कुल, इसी डायनेस्टी स्टेटस हो गया।
डायनेस्टी वंशवाद। तो ये वंशवाद की जो स्थिति बनी रही, इस वंशवाद में बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जो नए रूप से उभरना चाहे वो नहीं उभर पाए, नए रूप से जो उभरना चाहे वो नहीं उभर पाए। और इसका सबसे खासा जो रोल था वो यूरोप के लोगों में ये रहा। तो ये अपने आप में एक ऐसा मैटर रहा कि कैसे समाज में बाकी लोग हाशिए पर, कोई बनना चाह रहा था डॉक्टर, कोई वकील, कुछ, तो ये नहीं हो पाता था। लोग उनका अपना, राजा का अपना वकील, राजा का अपना सब कुछ रहता था। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनी हुई थी। तो यही कह रहा है कि द नेशन स्टेट इन द प्लेस मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, द concept and practices of a modern state in which centralized power exercise sovereign control over a clarity। centralized power यानी सत्ता जो है एक ही जगह केंद्रित है, एक आवाज़ से पूरी जनता यस नो बोला तो नो, यानी आपको सही और गलत सोचने के लिए मौका नहीं मिलता था। तो इस हिसाब से जो भी चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में मैटर कर रहा था। तो ये जो है क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी का मतलब जो होता है सभी समाज के लोगों की एक विचारधारा, एक सोच अगर बनती है तो समाज का उत्थान हो सकता है। तो कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, दिस कमेंसेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द इट्स टाइम immemorials. It was forged through struggles, through the action of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into being in 19th century in Europe। तो ये अपने आप में but a nation state was one of which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history or descent. These commences did not exist from time immemorial. It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into being the 19th century Europe। तो ये एक बात रही। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अभी ये देख सकते हैं आप कि एर्नेस्ट रेनान जो है एक फिलोसफर है। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। तो इस दार्शनिक के अनुसार राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? एर्नेस्ट रेनान कहते हैं व्हाट इज अ नेशन। इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी सोरबोन इन 1882, 1882 के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, फिलॉसफी के प्रोफेसर, उनका नाम था एर्नेस्ट रेनान। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। एर्नेस्ट रेनान फिलॉसफी के प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी का नाम है सोरबोन इन 1882, 1882। क्या उन्होंने कहा? द फ्रेंच फिलोसफर एर्नेस्ट रेनान फ्रांस के दार्शनिक थे और उनका जन्म 1823 में हुआ था, 1823, मृत्यु 1902 में हुई। तो जोड़ लीजिए कितना साल ये जिंदा रहे और अपने ये फिर टाइम पीरियड में क्या क्या इन्होंने, तो उनकी भाषा में, हाँ बिल्कुल, पहले के जो पढ़ने वाले और साइंटिस्ट लोगों का अक्सर ऐसा आप देखेंगे तो उन लोगों का टाइम पीरियड बहुत कम रहा, जीवन काल। कहीं ना कहीं वो लोग ज़्यादा रिसर्च जो कर रहे थे उस रिसर्च में अपने आप एक हाशिए का चीज़ रहा है। सो दिस इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सो एर्नेस्ट रेनान के अकॉर्डिंगली आउटलाइन
अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स अ नेशन, राष्ट्र कैसे बनता है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, ये बताएंगे यहाँ पर। द लेक्चर वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस एसे इंटाइटल क्वेस्ट क्वीन। नेशन को फ्रांस में बोलते हैं क्वेस्ट क्वीन। और व्हाट इज अ नेशन, राष्ट्र क्या है। इन दिस एसे रेनान क्रिटिसाइजेज द नोशन सजेस्टेड बाय अदर्स दैट अ नोशन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज। तो जो दूसरे और भी फिलोसफर ने क्या कहा, दूसरे फिलोसफर ने कहा कि राष्ट्र की परिभाषा उसकी भाषा, उसके रंग, उसके धर्म, उसके क्षेत्र, एरिया, इसके आधार पर तय होता है। यानी भाषा जो हो, कौन सी भाषा वो राष्ट्र बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वो हो गई, वाइट हैं, ब्लैक हैं या मिक्स हैं, कैसे लोग रहते हैं वो है, रिलीजन क्या है, उसका धर्म क्या है। उसमें सर ब्लैक और व्हाइट पर था सर। हाँ बिल्कुल, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का, तो इसके बाद ही में है नेल्सन मंडेला, तो बाद में हम उसका एग्जांपल आपको देने वाले थे, लेकिन उसमें भी था, यूरोप में भी बहुत ज़्यादा था लोगों को, काली महिलाओं को यूरोप में बड़े अत्याचार किया जाता था, उससे बहुत अत्याचार, बहुत सारी चीज़ों को आप किताब में नहीं मिलेंगे, दफन कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइटर्स ने छुप छुप के किताब लिखा था। बाद में जब उन्हें आज़ादी मिली तो उनको किताब को छपवाया गया, उनको पब्लिश किया गया, आम जनता में आया, तो आज हम लोग भी उसको थोड़ा बहुत पढ़े, कहीं न कहीं मौका मिला ऑनलाइन पढ़ने का, कहीं ऑनलाइन सुनने का, जिससे कि क्योंकि उतनी किताबें तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जितना मैं जानता हूँ तो यूरोप का अपना एशिया से बदतर स्थिति था। एशिया में भारत की जो स्थिति थी, धार्मिक आधार पर आर्यावर्त और ये सारे जो स्थितियां थी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा और बेहतर पोजीशन में था। सो इन दिस इसे रेनान क्रिटिसाइज द नोशन सजेस्टेड बाय, तो भाषा हो, रंग हो, धर्म हो और एरिया हो, क्षेत्रफल, तो अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट endeavors, sacrifice and devotion। रेनान्स कह रहे हैं, अर्नेस्ट रेनान, कि राष्ट्रवाद की परिभाषा का मतलब होता है कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट, एक लंबा इतिहास हो उसका, 10-20 साल, 40-50 साल, 1000 साल, तब वो राष्ट्र बनता है। राष्ट्र इतना जल्दी नहीं कहलाएगा वो। अर्नेस्ट रेनान के अनुसार राष्ट्रवाद, द नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, और उसको बचाने के लिए बहुत सारा जो है ना लंबा इतिहास है, बलिदान दिया। अब मैं आपको इसको और बता दूं, आजकल फिल्में चल रही है, कौन कौन सा KGF 2 और कौन सा, इसके पहले आप एक फिल्म चली थी बाहुबली फिल्म में आप देखे होंगे, एक संप्रदाय को देखे होंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि बाहुबली जो आई थी मूवी, तो बाहुबली मूवी को याद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि उस मूवी में एक जो संप्रदाय और एक जो साम्राज्य था, एक राजवाड़ा था, माहिष्मती। तो माहिष्मती का कितना पुराना इतिहास है, हाथी है, घोड़े हैं, ये सब जो चीज़ दिखाया गया अपने आप में बहुत बड़ा दिखाया गया, और कहा गया कि ये जो साम्राज्य है कई हजार साल पुराना है, और कैसा टापू पर दिखाया गया, कितना स्ट्रॉन्ग साम्राज्य दिखाया गया। उसके आसपास के जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, सब औने बौने थे, और सब लोग सुनते थे तो कहते अरे माहिष्मती। तो ये इतिहास के पन्नों में, और ये जो था आप देखे होंगे, जो भी फिल्म देखे आप, उसमें ये देखा गया कि कहीं ना कहीं आपको ये बताया गया कि ये साम्राज्य, और एशिया का ही है, अपना साउथ इंडिया का ये था। सेकेंड मूवी उसी से बना, उसी से चल के आगे बढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं इस अर्नेस्ट रेनान के अनुसार जो है, नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट इंडेवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन। अब आप कह सकते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, महान सिकंदर महान का नाम सुने हैं? हाँ, तो सिकंदर विश्व विजेता बनने निकला था, और ऑलमोस्ट दुनिया के सारे देश पर विजय प्राप्त कर लिया। भारत में आकर के भारत में जैसे इंटर किया तो राजा पुरस के सामने वो सरेंडर करना पड़ा। नहीं सर, सरेंडर जीत गए थे, हार गया था, जीत गए थे। अरे वही हार गया था, पुरस हार गए थे।
अलेक्जेंडर जीत गया। अलेक्जेंडर जीत गए थे, लेकिन इतिहास तो उन्होंने ये छोड़ दिया। अब जो भी हो, पोरस की बेटी उसको पसंद आ गया। पोरस की बेटी का हाँ बिल्कुल, शादी हुई थी अलेक्जेंडर की, शादी राजा पोरस की बेटी से हुई, एक यूनानी में गए, इतिहास में है। तो ये चीज़, हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इजिप्ट की, तो इजिप्ट वही है ना, यूनान को इंग्लिश में वो बोलते हैं, मिस्र बोलिए, यूनान बोलिए, इजिप्ट बोलिए, तो सब वही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, टू हैव कॉमन ग्लोरीज, उसकी कुछ ख्यातियाँ हो, जैसे अभी हम लोग बताए ख्याति, अलेक्जेंडर की ख्याति, सिकंदर महान की ख्याति, अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट को कई सौ साल पुराना हम लोग पढ़ते कि नहीं हैं? तो अशोका महान राजाओं का राजा, सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, लॉन्ग लॉन्ग हिस्ट्री जब पढ़िए, शिवाजी, तो ये सब एक विरासत है। अब उस समय में आप कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं एक नेशन का निर्माण उस समय किया था। तो इतिहास भी यही कह रहा है आपको यूरोप में कि टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट। अभी जो है एक महान इच्छा रखे, और जो कॉमन ग्लोरीज के लिए इन द पास्ट टू हैव अ कॉमन विल। विल मतलब विल मतलब इच्छा, शक्ति, ताकत, विल पावर। हाँ, विल पावर। तो विल इन द प्रेजेंट टू हैव परफॉर्म्स ग्रेट डीड्स। डीड्स मतलब जो भी किया आपने, टुगेदर टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, दीज आर एसेंशियल कंडीशंस टू ऑफ बीइंग अ पीपल। अ नेशन इज देयरफॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडिटी। इट्स एग्जिस्टेंस इज अ daily plebiscite. A province is its inhabitants. If anyone has the right to be consulted, it is the inhabitants. A nation never has any real interest in annexing or holding on a country against its will. राष्ट्र के सामने दूसरे राष्ट्र की बात, यानी अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करना। The existence of nation is a good thing, a necessity. Even their existence is a guarantee of liberty. स्वतंत्रता की आज़ादी हो, गारंटी हो कि हाँ आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं। अब आपको कोई कहे अभी कि शिलोंग में घूमने जाना है, तो आप डरे हुए हैं, नहीं शिलोंग में जाएंगे तो वहाँ के लोग, लोकल लोग जो है ना, नॉर्थ इंडियन को मार देंगे। तो ये राष्ट्र नहीं कहलाएगा। आप अपने देश में आप कहीं भी जाएं और फील फ्री हो, अरुणाचल से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप आज़ाद भारत की तरह घूमते रहें, तो कहीं घूम सके, तो कहीं जाकर बिजनेस कर सके, तो आपको कह सकते हैं कि आपकी सीमाएं पूरे अक्षुण्ण है, सुरक्षित है। और जहाँ डिस्टर्बेंस की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। राष्ट्रवाद यही है, राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद, पूरा राष्ट्र हमारा है। हाँ, द एग्जिस्टेंस इज गारंटी द लिबर्टी विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ। एक कानून हो, ये यूरोप के बारे में कह रहा है, एंड ओनली वन मास्टर। देखिए, प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आपको पूछा जाएगा, पीरियोडिक 1, 2, 3 या हाफ ईयरली एग्जाम जो भी उसमें होगा, तो डायरेक्ट इसमें रहेगा। अ डायरेक्ट वोट by which all the people of a region are asked to accept reject a proposal। कि डायरेक्ट जनता के हाथ में वो हो कि तुम, आपको वोट देना है, आपको राजा को स्वीकार करना है या नहीं स्वीकार करना है, या जो भी जनता चुनना हो। तो ये हम लोग कंट्री में होता है। तो जनरली ये चीज़ नहीं था उस समय यूरोप में, इसलिए यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब यहाँ से फ्रांस की क्रांति, 9th क्लास का पहला चैप्टर। और फ्रांस की क्रांति अगर दुनिया में नहीं कोई सीखा, तो दुनिया की क्रांति नहीं सीख पाएगा, कोई भी वर्ल्ड की क्रांति। सबसे पहली यूरोप की क्रांति यही क्रांति हुई। इसीलिए हर चैप्टर में 7th क्लास हो, 8th क्लास हो, सब में ये बताया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द बेस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पहली क्रांति है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, यही से राष्ट्रवाद की पहली परिभाषा निकल के आई। केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, was a full-fledged territorial state
in 1789 under the rule of absolute monarch. Absolute monarch का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से राजतंत्र। monarch मतलब फ्रीली किंग। हाँ, फ्रीली किंग। किंग बोला एकदम आज इस चौराहे पर सबको बुलाया जाए, डुगडुगी बजवा दिया, सब लोग को आना है, कोई बस ऐसा आना है तो आना है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि नहीं आज हमारी कमर में दर्द है हम नहीं जाएंगे, खत्म। नहीं। तब वो फिर राजा पहले जो जिसको सुनाने वाला था फैसला पहले उन्हीं का फैसला। तो ये एक बड़ी स्थिति भयावह थी राजतंत्र में। तो यहाँ पर जो हम लोग 1789 की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, 18th सेंचुरी की बात हो रही है। तो मैं शॉर्ट में बता दूं आपको कि फ्रांस की क्रांति, जो फ्रांस का समाज था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज़ बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो बताऊँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कौन कौन सा था? ठीक है, उसका नाम बताइए। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट तो बोल दिया। नोबेलिटी, क्लर्जी, नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट, ये था। क्लर्जी, नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट, ऐसे बटा हुआ था। राजा का जो रिलेटिव था वो क्लर्जी था, और जो उसके नीचे जो नोबेल परिवार थे, चर्च का जो फादर्स लोग थे, वो सब ये आते थे। और तीसरा में आम जनता, उसमें भी बटा हुआ था एक्टिव एंड पैसिव। याद अगर कुछ आ रहा हो तो। एक्टिव में जो ऐसे लोग थे जो एक सप्ताह में 4 दिन से अधिक क्या टैक्स पे करते थे राजा को, तो उनको वोट देने का अधिकार राजा ने दिया था, तो वो एक्टिव मेंबर थे। और जो एक दिन भी कम टैक्स पे करता था वो पैसिव में चला गया। तो ये इतिहास है। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर द सोवर्जिनिटी, संप्रभुता। सोवर्जिनिटी मतलब संप्रभुता। ये संप्रभुता जो है समाज को इस तरह से चेंजेस किया, बदलाव किया। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है इसको समझने की ज़रूरत है। ट्रांसफर द सोवर्जिनिटी, जो संप्रभुता आपको मिली है वही संप्रभुता आप अपने बच्चे को देंगे। यानी आपको विरासत में आपके पिता से मिली है आज़ादी। आपके पिताजी ने सिखाया कि देखो तुम्हारी ये खेत है, ये जो ज़मीनें हैं तुम्हारी है, ये घर तुम्हारा है। तो आप ये अब जो भी साम्राज्य हो, जितना साम्राज्य, तो आप अपने बच्चों को भी जितना बेच के बचा के दीजिएगा या तो नया और खरीद के दीजिएगा। तो बताइएगा कहिएगा कि देखो भाई हमने अपने कमा करके इतना तुम्हारे लिए अर्जित किया है, दिया है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम कितना इसको बचाओ। तो ये सोवर्जिनिटी आगे की ओर चलता है। फ्रॉम द मोनार्च टू द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its density. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में ये समझने की ज़रूरत है कि द इस आइडिया ऑफ द ला पेरिफ द फादरलैंड बोलते हैं एंड द ली सिटियोन, सिटीजन्स को फ्रांस में ली सिटियोन बोलते हैं, इम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रांस का जो संविधान था, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, नया एक उसको झंडा मिला, कलर मिला, न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर वाज चूजन। झंडा जो डिजाइन किया गया था तो वो तो देखो मैं भूल गया, लेकिन संविधान जो बनाया था उसका नाम था मार्शलीज, अगर आपको याद आ रहा होगा तो पहला चैप्टर तो राष्ट्रगान था फ्रांस का, तो मार्शलीज बन के आज तक मार्शलीज ही रह गया उसका। आप फ्रांस के झंडा के बारे में पूछ रहे हैं ना। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली न्यू हाइम्स, हाइम्स मतलब कानून, रूल वर कंपोज्ड, नए कानून बनाए गए। ओथ्स टेकन, ओथ्स मतलब क्या होता है? ओट्स नहीं, ओथ, OATHS, शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण लेना। प्लेस जो आप बोलते हैं ना, हाँ मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि
मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं ईश्वर की कि शपथ लेता हूँ, मैं अमरेंद्र बाहुबली विधि द्वारा बनाए गए, हाँ, हर बात में अमरेंद्र बाहुबली आया, अमरेंद्र बाहुबली हाँ, इस साम्राज्य को, माहिष्मती को बचाने के लिए असंख्य जनता की, राजमाता सीता की। हाँ, तो ये यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी वही है कि ओथ टेकन एंड मार्टरेस कमेमोरेट all in the name of the nation. A centralized administrative system was put in a place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. Internal customs duties and custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. Regional dialects were discouraged, and French, as it was spoken and written in Paris. तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस में ये सारी चीज़ें लिखी गई, संविधान लिखा गया, शपथ ग्रहण हुआ, and became the common language of the nation. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from the despotism in the favor in the other words to help other people of Europe बता रहे to become nations. तो कहीं ना कहीं क्रांति में जो एक बदलाव था कि आज़ादी के साथ साथ एक लिमिटेशन, डेस्पोटिज्म का मतलब एक लिमिटेशंस हो कि आज़ाद हो लेकिन आप अपने देश की जो जनता की जो संप्रभुता का ख्याल रखना सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो डेस्पोटिज्म इन अदर वर्ड्स टू हेल्प, दूसरी भाषा में क्या कह रहा है इसको, अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है लोग दूसरे जनता की मदद करें। अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, यानी एक दूसरे को हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो राष्ट्रवाद की सही परिभाषा नहीं बनेगी। तो ये यहाँ स्टेट बोलते हैं उसे। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं आप, ये फिगर क्या बता रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेकर चल रहा हूँ और ऊपर में ये फिगर्स को देख लीजिए अच्छे से। और इसके बाद इस फिगर के बाद मैं आपको बता दूं कि फिगर के नीचे का हिस्सा में फिगर नंबर 2 में क्या है यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, द कवर ऑफ अ जर्मन एल्बम डिजाइंड by the journalist Andres Rebman in the 1798. The image of the French Bastille being stormed by the revolutionary crowd has been placed next to a similar fortress meant to represent the bastions of despotic rule in the German province और कैसल। तो ये ऐसा दिखाया जा रहा है आपको कि जो सभी जनता है उसके लिए एक समान भावना रखना, सभी एक दूसरे की मदद करें, यही इस फिगर में समझाने की और बताने की कोशिश की गई है। दूसरा मैं हाँ, तो यहाँ मैं आज इस पॉइंट को हम लोग आज कवर करेंगे, यहाँ तक कवर करेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग ये देख रहे थे कि द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन। फ्रांस की ये डेस्टिनीज का मतलब होता है जो कहते हैं उनको भाग्य में, सो द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड, क्या डिक्लेयर किया, that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In the other words, to help other peoples of Europe to become nation. When the news of the events in France reached the different cities, तो इसकी खबर जो फ्रांस के दूसरे शहरों में जब पहुंची, when the news of the events in the France reached the different cities of Europe, यूरोप के दूसरे शहरों में पहुंची,
स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स, विद्यार्थी और दूसरे लोग ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगैन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। उस समय भी मैंने पढ़ाया था और फिर बता दूं कि लोगों को ये कि राष्ट्रवाद का निर्माण करना है तो लोग एक क्लब बनाए और डॉक्टर जैकोबिन के नाम से ये जैकोबिन क्लब बना जो सेंट थे। सो एंड देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज़। और इस तरह से कहीं कहीं फ्रांस में फ्रांस की सेना का गठन हुआ विच मूव्ड इनटू हॉलैंड। और ये धीरे धीरे इसका विस्तार बगल के जो देश है फ्रांस का हॉलैंड की तरफ हुआ। हॉलैंड हुआ, बेल्जियम हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ एंड मच ऑफ इटली इन 1790। 1790 आते आते आपको 89 और 91 साल में इतना चेंजेज हो गया क्योंकि क्रांति तो 1789 में हुई थी। 89 के बाद 90 होता है तो 1790 विद द आउटब्रेक्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी वार्स द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो ये आइडिया जो था एक साल बाद जो फ्रांस की जो सेना थी फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। दूसरे आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर भी इसको फैलाने की कोशिश की गई। यानी आप इस आज के वीडियो में चैप्टर में आपने ये देखा, ये सीखा कि फ्रांस में अकेले फ्रांस के लोग नहीं थे, इसमें आसपास के भी कंट्री रिस्पॉन्सिबल थे। इसीलिए इसको नेशनलिज्म इन यूरोप कहा गया। इस चैप्टर को मेन कारण ये था, अकेले फ्रांस कहा जाता तो आप इसलिए पिछले क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े थे, लेकिन इस चैप्टर में आपने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते आप। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप साम्राज्य, मैंने कुछ बड़े बड़े महिष्मती से लेकर बड़े बड़े साम्राज्य का जिक्र भी किया आपको, जिसको आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तो इस तरह से आपने देखा कि इस वीडियो में किस तरह से फ्रांस के जो स्लोली जो राष्ट्रवाद को था वो फ्रांस को एक देश मान करके न एक देश नहीं रहा, ये पूरे यूरोप की बात रही। और कहीं ना कहीं आसपास के भी जो भी इटली था, बेल्जियम था, हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, बहुत सारे कंट्रीज में एक्सपैंड हुआ। इसीलिए इस चैप्टर का नाम नेशनलिज्म इन यूरोप रखा गया है। और आने वाले आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में कि कौन कौन से ऐसे कंट्री है। मैप के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री था फ्रांस के आसपास के जो पूरी तरह से इस यूरोप में चेंजेस हुए और क्या गठन हुआ और आगे चल करके जो चेंजेस हुए, जो बदलाव हुए, उसमें बदलाव का जो श्रेय जाता है फिर नेपोलियन को जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो नाम सुने होंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का सेकंड वीडियो जो नेशनलिज्म इन यूरोप है पूरी तरह से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।